नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं केपी ठाकुर जीएस जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, कल के लेक्चर में, कल के वीडियो सेशन में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। आज पुनः मैं आपके सामने जो हमने कल पढ़ा था उन्हीं बातों को, उन्हीं चीज़ों को एक बार फिर से मैं आपके सामने रिवाइज करूँगा ताकि एक रिदम हमारा बन जाए। तो साथियों, मैंने आपको कल पढ़ाया था सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में एंड वर्ब के बारे में। आज वापस से मैं आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो इन सब बातों को पढ़ने के बाद आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से सारी चीज़ों को, सारे सेंटेंसेस को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट के बारे में। मैं पुनः आपके सामने रिवाइज कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स, कुछ होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में मैंने आपको बताया था पहला सब्जेक्ट साथियों ही का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ। ही का मतलब मैंने आपको बताया था वहाँ, और इसका यूज़ किया जाता है किसी लड़के के लिए। देन मैंने आपको बताया था शी का मतलब होता है वहाँ, लेकिन इसका यूज़ किया जाता है किसी लड़की को डिनोट करने के लिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था इट, तो इट का मतलब होता है यहाँ, और इट का यूज़ साथियों किया जाता है किसी वस्तु, किसी एनिमल या किसी वेदर, किसी मौसम को डिनोट करने के लिए। इसके बाद मैंने बताया था आपको नेम, तो नेम का मतलब होता है नाम। अब नेम में किसी भी व्यक्ति का नाम, चाहे वो कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, किसी का भी नाम नेम में आ जाता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी पर्सन, जैसे राहुल, श्वेता, मोना, टीना, गोलू, etc। तो ये क्या हुए, नेम ऑफ एनी पर्सन। इस प्रकार से हमने समझा कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं 4। पहला होता है ही, सेकंड सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा होता है शी, थर्ड होता है हमारा इट, और फोर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा होता है नेम। इतना मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। अब सिंगुलर सब्जेक्ट को समझने के बाद मैं आता हूँ प्लूरल सब्जेक्ट्स पर, कि प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था साथियों वी मतलब हम। मैंने आपको बताया था यू यानी आप या तुम। देन मैंने आपको बताया था दे यानी वे। तो इस प्रकार से मैंने आपको 3 बताए थे प्लूरल सब्जेक्ट कि यू, वी एंड दे कहलाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। इसके बाद मैं यदि आपसे बात करूं तो मैंने आपको सब्जेक्टिव केस बताने के साथ साथ ही मैंने आपको बताए थे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, तो मैं एक तरफ अब लिख रहा हूं क्योंकि मैंने आपको सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट वापस से एक्सप्लेन किए। मैं आपके सामने अब लिख रहा हूं सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट के ठीक बाद में इनके ऑब्जेक्ट्स। तो मैं एक तरफ लिख रहा हूं सब्जेक्ट एंड एक तरफ में लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट्स। एक तरफ में लिख रहा हूं सब्जेक्ट्स, इधर की तरफ में लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन से हमारे, जैसे पहला सब्जेक्ट हमारा आई। कौन सा होता है, आई यानी मैं। इसे मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। मैंने आपके सामने ही, शी, इट, नेम इन चारों सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया था। आई भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। आई यानी मैं। वापस से मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूं एक और आपके सामने वी यानी हम।
YOU, यू यानी आप या तुम, आप या तुम। फिर है दे यानी वे। फिर साथियों मैंने आपके सामने लिखा ही यानी वह। फिर मैंने लिखा शी, तो शी यानी भी वह। अब आपको बहुत अच्छे से जानकारी है कि ही का मतलब वह होता है, लेकिन इसका यूज़ किया जाता है किसी लड़के की बात करने के लिए, किसी लड़के को डिनोट करने के लिए। शी का यूज़ किया जाता है किसी लड़की को डिनोट करने के लिए। ओके, इसके बाद में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इट, और लास्ट में मैं आपके सामने लिख रहा हूँ नेम। तो इट का मतलब आप जानते ही हैं यह, और नेम का मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम। अब मैं जितने भी सब्जेक्ट लिखे इनके ठीक बाद में इनके जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो लिख रहा हूँ। जैसे आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और मी का मतलब होगा मुझे। क्या होगा? मुझे। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, और अस का मीन होता है हमें। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। मैंने आपको बताया था कि एज अ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के रूप में यू का मतलब होता है आप या तुम, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में यू का मतलब होता है आपको या तुम्हें, आपको या तुम्हें। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, और देम यानी होता है उन्हें, उन्हें। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, हिम यानी उसे, मतलब किसी लड़के की बात हो रही है। और शी का ऑब्जेक्ट साथियों होता है हर, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, और हर यानी भी होता है उसे, और बात हम कर रहे हैं किसी लड़की के बारे में। अगेन इट का ऑब्जेक्ट होता है इट, हिंदी मीन हो जाएगा इसका इसे, और नेम का ऑब्जेक्ट होता है नेम, मतलब नेम का ऑब्जेक्ट भी नेम ही होता है। ओके, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि रोहित नोज मी, मतलब रोहित मुझे जानता है, तो रोहित वहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आई नो रोहित, मतलब मैं रोहित को जानता हूं, तो रोहित वहां पर है ऑब्जेक्ट। रोहित नोज मी, जब मैंने ऐसा बोला कि रोहित नोज मी, तो रोहित वहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन मैंने बोला कि आई नो रोहित, मतलब मैं रोहित को जानता हूं, तो वहां पर रोहित ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मतलब नेम का ऑब्जेक्ट भी नेम ही होता है। तो ये तो हुए हमारे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब क्या होती है? मैंने आपको कल भी बताया था कि मेन वर्ब हजारों की संख्या में होती है। कोई 1, 2, 10, 50, 100 या 200 मेन वर्ब नहीं होती, हजारों की संख्या में 1000+ मेन वर्ब होती है। जैसे कुछ मेन वर्ब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था GO गो। सबसे पहले आपको मैंने कल बताया था GO गो, गो यानी जाना। देन मैंने आपको बताया था COME कम, कम यानी आना। फिर मैंने आपको बताया था WRITE राइट, तो राइट का मीन क्या होगा? लिखना। अगेन मैंने आपको बताया था DO डू, तो डू यानी करना। TAKE टेक, टेक यानी लेना। GIVE गिव, गिव यानी होता है देना, गिव यानी होता है देना। LISTEN लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। इसके बाद में लिख रहा हूं TEACH टीच, टीच मतलब पढ़ाना। क्या होता है? टीच यानी पढ़ाना, टीच यानी पढ़ाना। अब टीच यानी तो होता है पढ़ाना। आप सोच रहे होंगे कि सर टीच यानी पढ़ाना होता है तो फिर पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो रीड यानी होता है पढ़ना, रीड यानी होता है पढ़ना।
अब साथियों एक वर्ब है स्टडी। स्टडी का मतलब भी पढ़ना होता है या पढ़ाई करना होता है, और रीड का मतलब भी पढ़ना होता है। लेकिन अब जब नॉर्मली किसी चीज़ को पढ़ते हैं, आप नॉर्मली जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं बाइक से, और यदि आपके सामने कुछ पोस्टर पे लिखा वगैरह मिल जाए, या कहीं पे आपको मतलब किसी दीवार पे कोई सा पोस्टर मिल जाए, कहीं पे फ्लेक्स लगा हुआ मिल जाए, कुछ दीवार पर लिखा हुआ मिल जाए, सामने से बस आ रही, बस पर लिखा हुआ कुछ मिल जाए, तो उसे हम बोलेंगे रीड करना। क्योंकि आपके सामने इंस्टेंट कोई सी चीज़ दिख रही है आपको, और उसे आपको देखना है और पढ़ना है, तो उससे तब हम बोलेंगे रीड। मतलब जैसे आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, आप कहीं जा रहे हैं और सामने से बस आ गई, बस पे लिखा है भोपाल ट्रेवल्स, तो आपने पढ़ा भोपाल ट्रेवल्स, तो मतलब आप भोपाल ट्रेवल्स को वहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे, रीड कर रहे। तो दोनों में डिफरेंस समझना आपको। रीड मतलब होता है पढ़ना, किसी भी चीज़ को नॉर्मली पढ़ना, बट स्टडी का मतलब होता है जब हम बाकायदा बुक को लेकर बैठते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर चैप्टर को हम स्टडी करते हैं। तो मैं यहाँ पर रीड यानी पढ़ना लिख रहा हूँ, और स्टडी STUDY स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन करना, अध्ययन करना, अध्ययन करना। देन मैं लिख रहा हूँ MAKE मैक। मेक यानी होता है साथियों बनाना, मेक यानी होता है बनाना। ओके, जैसे मान लो आप बोल सकते हैं कि शी मेक्स फूड, मतलब वहाँ खाना बनाती है। माई मदर मेक्स फूड, मेरी माँ मतलब मेरी मम्मी खाना बनाती है। आई मेक फूड मतलब मैं खाना बनाता हूँ। तो मेक मतलब होता है बनाना। लेकिन साथियों मेक यानी भी बनाना होता है, और बिल्ड BUILD बिल्ड, बिल्ड का मतलब भी होता है बनाना। यदि आप मकान बना रहे तो वहाँ पर आप मेक का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर आपको यूज़ करना है बिल्ड का, BUILD बिल्ड। ओके, लेकिन आप जब खाना बना रहे तो वहाँ पर आपको करना है मेक का यूज़। इसी टाइप से साथियों यदि आप रोड बना रहे, CONSTRUCT कंस्ट्रक्ट, यदि आप रोड बना रहे तो वहाँ पर ना तो मेक का यूज़ होगा ना बिल्ड का यूज़ होगा, वहाँ पर होगा यूज़ कंस्ट्रक्ट का। किसका? कंस्ट्रक्ट का। तो कंस्ट्रक्ट का मतलब भी होता है बनाना या निर्माण करना, बनाना या निर्माण करना। ओके, आई होप मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये आपको समझ आ रही होगी, आप सीख रहे होंगे, आपको क्लियर हो रहा होगा। इस प्रकार से मैंने मेन वर्ब को आपके सामने रखा, आपको एक्सप्लेन किया। ये होती है हमारी मेन वर्ब। अब मेन वर्ब अपने आप में, मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। मेन वर्ब ऐसा नहीं कि मेन वर्ब का कोई सिंगल फॉर्म होता है, मेन वर्ब के ओवरऑल 5 फॉर्म होते हैं। मोस्टली मेन वर्ब के 3 फॉर्म्स हमें पढ़ाए जाते हैं। जैसे किसी भी मेन वर्ब, जैसे मान लो गो एक मेन वर्ब है, तो गो का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, फोर्थ फॉर्म होता है एंड फिफ्थ फॉर्म होता है। लेकिन हमको मोस्टली 3 फॉर्म पढ़ाए जाते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। आइए समझते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यू कैन ऑल्सो टेक इन स्क्रीनशॉट। मैं एक तरफ हो जाता हूँ। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। साथियों अब हम समझते हैं कि वर्ब के फॉर्म क्या होते हैं। ये तो हमारी बात होगी कि मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब के बेसिकली 3 फॉर्म होते हैं और मोस्टली 3 ही फॉर्म पढ़ाए जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वर्ब के फॉर्म्स ऑफ वर्ब। मैं सबसे पहला लिख रहा हूँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। एंड यहाँ मैं लिख रहा हूँ थर्ड फॉर्म। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होते हैं। जैसे हमने पहली वर्ब लिखी थी गो, तो गो अपने आप में क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन गो का सेकंड फॉर्म क्या बनेगा? गो का सेकंड फॉर्म बनेगा वेंट, WENT। गो का थर्ड फॉर्म बनेगा गोन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर गो का यूज हमने अभी समझ लिया। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ कि मैं जाता हूँ, मतलब आई गो। मैं स्कूल जाता हूँ, मतलब आई गो टू स्कूल। मैं कोचिंग जाता हूँ, मतलब आई गो टू कोचिंग।
मैं इंदौर जाता हूँ, आई गो टू इंदौर। मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली। लेकिन सर वेंट का क्या यूज़ है, गोन का क्या यूज़ है? बच्चों का पूछना ये है कि वेंट का या गोन का क्या यूज़ है। तो जब आप वेंट का यूज़ करेंगे या किसी भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे तो हमेशा मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और यदि हम बात करें वर्ब की थर्ड फॉर्म की, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है आपका, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है इसका यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। यानी कि जहाँ पर भी परफेक्ट टेंस की बात होगी वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, और जहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट की बात होगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। आइए समझते हैं हम अदर जितनी भी वर्ब्स हैं उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म। जैसे COME कम, कम यानी होता है आना। क्या होता है? आना। गो यानी होता है जाना। तो गो का तो हमने समझ लिया, गो वेंट गोन। कम का सेकंड फॉर्म होगा केम, कम केम। थर्ड फॉर्म होगा कम, कम केम कम। इसी टाइप से TAKE टेक, टेक यानी लेना, तो टेक का सेकंड फॉर्म होगा टुक, टुक। थर्ड फॉर्म होगा टेकन, टेकन। यदि देखा जाए तो अगली जो मेन वर्ब है GIVE गिव यानी देना, इसका सेकंड फॉर्म होगा गेव, GAVE। थर्ड फॉर्म इसका होगा गिवन, GIVEN। ओके। इसके बाद में लिख रहा हूँ डू, DO डू, डू यानी करना, तो डू का सेकंड फॉर्म होगा डिड, DID। और डू का थर्ड फॉर्म होता है साथियों डन। क्लियर? डू डिड डन, गिव गेव गिवन, टेक टुक टेकन। अब हम बात करते हैं TEACH टीच, टीच यानी होता है पढ़ाना, तो टीच का सेकंड फॉर्म होगा साथियों टॉट, TAUGHT, टॉट। और थर्ड फॉर्म भी होगा इसका टॉट, TAUGHT, टॉट। ओके। उम्मीद है साथियों कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी जितनी भी मेन वर्ब्स है आने वाले वीडियोस में, आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको सारी मेन वर्ब के बारे में 1 बाय 1 बाकायदा एक्सप्लेन करूंगा। अब हम पढ़ते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। व्हाट इज वर्ब की फोर्थ फॉर्म? वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब? आइए जानते हैं साथियों। जितनी भी मेन वर्ब होती है, जितनी भी मेन वर्ब होती है, यानी कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यदि आपने लास्ट में यानी कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के एंड में आपने ING लगा दिया तो आपकी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है, जिसे फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब या ING फॉर्म ऑफ मेन वर्ब कहा जाता है। देखिए मैं हेडिंग डाल रहा हूं यहाँ पर, फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और ING फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। समझिए क्या होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे हमारी एक वर्ब है गो, मैं वापस से गो का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। गो क्या है आपको पता है, अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर मैंने V1 लिखा, इसका मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यदि इस गो के एंड में आप ING लगा देंगे, मैंने लिखा गो प्लस ING, तो क्या बन जाएगा? गोइंग। यदि मैंने कम के एंड में ING लगा दिया तो ये बन जाएगा कमिंग। लेकिन ध्यान रखना है साथियों, जब कम के एंड में आप ING लगा देंगे तो यहाँ से ई जो है वो रिमूव हो जाएगा। हम फिर ऐसा नहीं लिखेंगे कि COMEING, नॉट, हमें लिखना है COMING, कमिंग। ओके। फिर हम लिख रहे हैं टेक, तो टेक प्लस ING, वापस से वही कॉन्सेप्ट, जैसे कम से कमिंग बना और ई को हमने रिमूव कर दिया क्योंकि ई हमारा लास्ट अक्षर है, अंतिम अक्षर है। सेम इसी टाइप से
टेक की जब आप आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो ई वहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो इस प्रकार आपका वर्ड बन जाएगा टेकिंग, टेकिंग। क्लियर। फिर हम लिख रहे हैं मेक, तो मेक प्लस आईएनजी, मेक प्लस आईएनजी वापस से वही कॉन्सेप्ट है। जब हम फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो ई रिमूव हो जाएगा, ई हट जाएगा, ई आपका रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और आपकी फोर्थ फॉर्म बन जाएगी वर्ब की मेकिंग। क्लियर। अब ऐसा सभी वर्ब्स में नहीं होता है, जैसे मान लो हम डू के एंड में, डू के एंड में आईएनजी लगा देंगे तो डूइंग बन जाएगा। ईएटी ईट, ईट के एंड में आप आईएनजी लगा देंगे तो ईटिंग बन जाएगा। KEEP कीप, कीप यानी होता है रखना, इसके एंड में आप आईएनजी लगा देंगे तो कीपिंग बन जाएगा। DRINK ड्रिंक, तो ड्रिंक के एंड में यदि आप आईएनजी लगा देंगे तो ड्रिंकिंग बन जाएगा। ओके। ड्रिंक मतलब होता है पीना, वो वाली ड्रिंक नहीं, वो वाली नहीं, ठीक है। ड्रिंक मतलब पीना, DRINK। जैसे आप बोल सकते हैं आई कैन ड्रिंक वाटर, मतलब मैं पानी पी सकता हूँ। आप बोलते हैं जैसे आई ड्रिंक वाटर, मतलब मैं पानी पीता हूँ। ओके। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि यू ड्रिंक वाटर, आप पानी पीते हैं। वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं। दे ड्रिंक वाटर, वे पानी पीते हैं। ओके। तो इस टाइप से ड्रिंक के एंड में आप आईएनजी लगा देंगे तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाएगा ड्रिंकिंग। कुछ 3-4 वर्ब और है, इसके बाद में हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा LISTEN लिसन, लिसन मतलब होता है सुनना, इसके एंड में आईएनजी लगा दो, बन जाएगा लिसनिंग। इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक वर्ब है हमारी GRIND, ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब होता है साथियों पीसना। क्या पीसना? गेहूं पीसना। ठीक, तो ग्राइंड के एंड में आप आईएनजी लगा देंगे तो ये बन जाएगा ग्राइंडिंग। BREAK, सॉरी, तो ब्रेक के एंड में आप आईएनजी लगा देंगे तो ये बन जाएगा ब्रेकिंग। ठीक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। तो इस टाइप से हमने वर्ब के बारे में, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बारे में पढ़ा। एक लास्ट वर्ब हम लेते हैं लिव, LIVE, लिव। लिव का मतलब होता है जीना या रहना। ओके। जैसे आप बोलते हैं आई लिव, मतलब मैं रहता हूँ। जैसे आप बोलते हैं आई लिव इन इंदौर, मतलब मैं इंदौर में रहता हूँ। आई लिव इन भोपाल, मैं भोपाल में रहता हूँ। साथियों एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब भी किसी बड़े स्थान की बात होगी, जब भी किसी बिगर प्लेस की बात होगी, तो आपको इनका यूज करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई लिव इन इंदौर, आई लिव इन इंदौर, मतलब मैं इंदौर में रहता हूँ। ओके। आप बोल सकते हैं आई लिव इन मुंबई, मतलब मैं मुंबई में रहता हूँ। आई लिव इन खंडवा, मैं खंडवा में रहता हूँ। आई लिव इन शिवपुरी, मैं शिवपुरी में रहता हूँ। मतलब जिस भी सिटी में, जिस भी प्लेस पर आप रहते हैं वहाँ पर आप ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी छोटे स्थान पर रहते हैं, यदि आप किसी छोटे स्थान पर रहते हैं, जैसे आपने बोला कि आई लिव इन गणेश नगर, तो ये बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि वहाँ पर आपको इन का यूज़ नहीं करना, वहाँ पर आपको एट का यूज़ करना। क्योंकि गणेश नगर अपने आप में एक लोकेशन का नाम है, इंदौर सिटी की एक लोकेशन का नाम है। तो ये जो छोटी छोटी लोकेशन है या जितने भी छोटे स्थान है, जैसे आप बोल सकते हैं कि आई लिव एट चितावत, मैं चितावत में रहता हूँ। आई लिव एट पालदा, मैं पालदा में रहता हूँ। आई लिव एट गणेश नगर, मैं गणेश नगर में रहता हूँ। आई लिव एट खजराना, मैं खजराना में रहता हूँ। तो खजराना, गणेश नगर, चितावत, ये सब क्या है? अपने आप में लोकेशन के नाम है, ये पर्टिकुलर लोकेशन के नाम है। तो ये छोटे स्थानों के नाम है। अब इंदौर अपने आप में एक बड़े स्थान का नाम है, बिगर प्लेस का नाम है, तो वहाँ पर आपको इनका यूज़ करना। ओके। ये सारी चीज़ें जितने भी, जैसे हमारे प्रीपोजिशन से है, इन, एट, ऑन, इनटू, ये जितने भी प्रीपोजिशन से है, ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। जितने भी हमारे कंजंक्शन से है, यानी कि कनेक्टर्स है, जैसे एंड है, बट है, ऑल्सो है, आइदर और है, नाइदर नॉर है, नॉट ओनली बट आल्सो है, बोथ एंड है, ये सब का सब जो जितना भी मटेरियल है, ये सारा मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगा। आप निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए।
अब हमें इंग्लिश से डरना नहीं है, अब हमें इंग्लिश को डराना है। अब हमें डरना नहीं है, अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल हमने एक ऐसा माइंडसेट बना रखा है कि इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत टफ है। यदि इंग्लिश को ठीक से समझा जाए, ठीक से पढ़ा जाए, एक सीक्वेंस में पढ़ा जाए, तो इंग्लिश बहुत ईजी लैंग्वेज है, आसान भाषा है। तो आपको अब डरना नहीं है। ओके, हम अब बात करते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के बारे में। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया की पहली अवस्था, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि क्रिया की दूसरी अवस्था, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि क्रिया की तीसरी अवस्था और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि क्रिया की चौथी अवस्था के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया की पांचवी अवस्था। क्या होती है क्रिया की पांचवी अवस्था, समझते हैं। मैं हेडिंग डाल रहा हूं आपके सामने, फिफ्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। फिफ्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ओके, मतलब क्रिया की पांचवी अवस्था। साथियों, वापस से मैं आपके सामने रिवाइज करूंगा कि हमारे जितने भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं, मतलब क्रिया की पहली अवस्था होती है, उसके एंड में यदि आप एस, ईएस या आईएएस लगा देते हो, क्या क्या यहाँ लगाना है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में, या तो एस या ईएस या आईईएस, इन तीन चीज़ों को यदि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में अप्लाई कर देते हैं तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। कैसे, समझिए। जैसे मान लो मैंने लिखा गो, ठीक, अब गो अपने आप में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गो के एंड में यदि आप ई एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा गोस, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्या बन जाएगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। कम है, COME, अब आपको पता है कि कम के एंड में पहले से ई आता है, यदि आप एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा कम्स। क्या बन जाएगा, कम्स। टेक लिखा हुआ है, आपको अच्छे से पता है कि टेक के एंड में ई पहले से ही लिखा है तो आपको ओनली एस लगाना है, तो ये बन गया टेक्स। गिव लिखा है, एक मेन वर्ब है हमारी गिव, अभी हमने समझा था। गिव लिखा है, गिव के एंड में भी यदि आप एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा गिव्स। गिव्स पहले से ये लिखा है तो आपको ईएस लगाने की कोई नीड ही नहीं है। ईएस आपको तब लगाना है जब उसकी आवश्यकता हो। इसके बाद हम समझते हैं कुछ और मेन वर्ब, जैसे मान लीजिए लिखा है डू। अब डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू के एंड में यदि आप ईएस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, डज, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। यहां पर लिखा है टीच, TEACH, टीच। टीच के एंड में यदि आप ES लगा देते हैं तो ये बन जाता है टीचेस, यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। टीचेस यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब आपके माइंड में एक पिक्चर चल रही होगी कि सर ये होता क्या है, आखिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती क्या है, इसका यूज कैसे होता है, ये अप्लाई कहाँ पर होती है। तो साथियों, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं, तब हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब आपको याद करना है, रिवाइज करना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे ही, शी, इट, नेम और आई। तो हमारे 5 सिंगुलर सब्जेक्ट में से 4 सिंगुलर सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बनाते समय वर्ब के एंड में एस या एस का यूज किया जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह खाना बनाती है, वह खाना बनाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं किसी लड़की की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ही लिखूंगा कि शी लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा शी। मेक्स फूड। अब सी हमारा क्या है, सी है सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। मेक के हम अंत में हमने क्या लगाया, मेक के अंत में हमने लगाया एस, तो ये बन गया मैक्स। मैंने आपको क्या बोला कि यदि आपका सब्जेक्ट ही हो, यदि आपका सब्जेक्ट शी हो, यदि आपका सब्जेक्ट इट हो या आपका सब्जेक्ट नेम हो,
मतलब वह काम करती है, शी डज मतलब वह करती है, ठीक। शी टीचेस मतलब वह पढ़ाती है, ही गोज मतलब वह जाता है, ही कम्स वह आता है, ही ट्राइज मतलब वह कोशिश करता है। देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि या तो वर्ब के एंड में एस लगेगा या ईएस लगेगा या आईईएस लगेगा। जैसे मान लो आपने लिखा सेंटेंस, इसे मैं मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, वह कोशिश करता है, वह कोशिश करता है, वह कोशिश करता है। तो मैंने क्या बोला आपको कि TRY ट्राई मतलब होता है कोशिश करना। अब हम वहाँ के लिए क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ही तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट। ट्राई यानी कोशिश करना, तो ये लिखा हमने ट्राई। अब मैंने आपको बताया कि ट्राई अपने आप में क्या है, ट्राई जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में आपको या तो एस लगाना है या ईएस लगाना है या आईईएस लगाना है। तो वाई हटाकर वाई को रिमूव करके आप यहाँ पर आईईएस आपको यहाँ पर लगा देना है। तो ये ट्राई से बन जाएगा ट्राइज। क्या बन जाएगा, ट्राइज मतलब वह कोशिश करता है, ही ट्राइज, सिंपल। ओके। अब सेम मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वह कोशिश करती है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी ट्राइज। क्या बनेगा, शी ट्राइज। मैं बोलता हूँ कि सर ट्राई करते हैं, तो सर ट्राइज, ठीक। मैं बोलता हूँ रोहन ट्राई करता है, तो रोहन ट्राइज, ठीक। रोहन शादी करता है, अब मेरी मतलब होता है शादी करना, ठीक। तो मेरी के एंड में वाई है, वाई को हटाकर आपको आईईएस लगाना है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, रोहन मेरीज, या कोई सा भी नाम, हम मोहन भी बोल सकते हैं, मोहन मेरीज, मोहन शादी करता है, रोहन मेरीज, रोहन शादी करता है, राहुल मेरीज, राहुल शादी करता है। मतलब मेरी के एंड में जो वाई लगा है उस वाई को रिमूव करके आईएस लगा देना है, ठीक। तो कुछ ऐसी वर्ब है जिनके एंड में आईईएस लगता है, वाई को रिमूव करके आपको आईएस लगाना है, वैसी वाली वर्ब मैं आपको बता देता हूँ। ओके, देखिए जैसे एक वर्ब है ट्राई, TRY ट्राई, एक वर्ब है फ्राई, FRY फ्राई, एक वर्ब है ड्राई, DRY ड्राई, एक वर्ब है क्राई, CRY क्राई, एक वर्ब है आपकी मेरी, अभी मैंने जिक्र किया था आपसे, MARRY, ओके, मेरी, मेरी मतलब शादी करना। एक वर्ब है कैरी, CARRY कैरी, कैरी का मतलब हो जाता है ले जाना। क्या होता है, ले जाना। मैं सारों का यहाँ पर मतलब लिख देता हूँ। ट्राई का मीन क्या होता है, कोशिश करना, कोशिश करना। फ्राई का मतलब होता है तलना, क्या होता है, तलना। ड्राई का मतलब होता है सुखाना, सुखाना, सुखाना। क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाना। मेरी का मतलब अभी मैंने आपको बताया, फिर से बता देता हूँ, शादी करना, शादी करना। वैसे वेड का मतलब भी शादी करना होता है। यदि आपके सामने वर्ड लिखा रहे WED वेड, वेड का मतलब भी शादी करना होता है। जैसे एक मूवी आई थी, आपको पता होगा, तनु वेड्स मनु। मैंने तनु वेड्स मनु तो नहीं देखी लेकिन उसका जो सेकंड पार्ट है, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, जिसमें कंगना रनौत लीड रोल में है। कंगना रनौत जो है उसमें लीड रोल में है, फीमेल एक्ट्रेस है। तो उस मूवी में क्या होता है, उस मूवी का नाम ही उन्होंने टाइटल ही दिया तनु वेड्स मनु रिटर्न। हम लिखते हैं ना, जिससे शादी होती तो क्या लिखते, राहुल संग गीता, राहुल संग नेहा, राहुल परिणय नेहा, राहुल परिणय पिंकी। इस प्रकार से जो संग लिखा रहता है, परिणय लिखा रहता है, उसका मतलब होता है वेड्स, ठीक। तो मेरी का मतलब भी होता है शादी करना, और वेड का मतलब भी होता है शादी करना, ओके। और केरी का मतलब हो जाता है ले जाना, केरी का मतलब भी होता है ले जाना। अब आपने यदि गौर किया हो, जब हम रोड पर कहीं जाते आते हैं, मतलब ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो जो ट्रक होते हैं ना, ट्रक के सामने बड़े से अक्षर में क्या लिखा रहता है, गुड्स कैरियर। क्या लिखा रहता है, गुड्स कैरियर, गुड्स कैरियर। आज मैं उसका मतलब आपको समझाता हूँ।
GOODS गुड्स और CARRIER कैरियर। गुड्स का मतलब होता है साथियों सामान। मैं पहले ऐसे समझता था कि गुड्स का मतलब, जैसे नॉर्मली हम ऐसा ही समझते हैं कि गुड का मतलब अच्छा होता है, तो गुड्स का मतलब भी ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा ही होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गुड का मतलब अच्छा होता है, लेकिन गुड के एंड में यदि एस लगा है तो गुड्स हो जाता है। गुड्स का मतलब हो जाता है सामान या वस्तु या माल, ठीक। और कैरी का मतलब हो जाता है ले जाना। अब कैरी यानी ले जाना और कैरियर मतलब ले जाने वाला। कैरी मतलब ले जाना, कैरी एक वर्ब है, और कैरियर मतलब ले जाने वाला। कैरियर एक नाउन है, मतलब सामान ले जाने वाला, माल ढोने वाला, ठीक, वस्तुएं ले जाने वाला। तो ट्रकों में सामान्यतः माल ले जाया जाता है, ढोया जाता है, ठीक। तो वहाँ से भी हम कैरी को समझ सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि ऐसी वर्ब है जैसे ट्राई, फ्राई, ड्राई, क्राई, मेरी, कैरी, इनके एंड में वाई है, सभी के एंड में वाई है। वाई को हटाकर आपको कुछ नहीं करना है, IES लगा देना है। जैसे क्राई से क्राइस, ट्राई से ट्राइस, ठीक, ट्राई से ट्राइस, क्राई से क्राइस, फ्राई से फ्राइस, फ्राई से फ्राइस, ड्राई से ड्राइस, ड्राई से क्या बनेगा ड्राइस, मेरी से मेरीस, और कैरी से कैरीज, कैरी से कैरीज। क्या किया हमने कुछ नहीं किया, केवल इतना सा किया हमने सारी वर्ब्स में कि जो एंड में वाई लगा है उस वाई को रिमूव करके हमने IES लगा दिया। ओके, तो इस प्रकार से हमारी पांचों की पांचों जो मेन वर्ब की फॉर्म्स है, जो मुख्य क्रिया की अवस्थाएं है, वो क्लियर होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो हमने आज मेन वर्ब के बारे में समझा, सब्जेक्ट के बारे में समझा, ऑब्जेक्ट के बारे में समझा। अब हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में और समझ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का यूजेस क्या होता है, इनका यूज़ किस तरह से किया जाता है। ठीक है, समझते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको साथियों कल बताया था कि कुछ होती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और कुछ होती है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब का हिंदी मतलब होता है मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब का हिंदी मतलब होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक, सहायक क्रिया। तो यदि लिखा है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मतलब एक वचन सहायक क्रिया, और लिखा है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मतलब बहुवचन सहायक क्रिया। ठीक है, देखते हैं हम। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में आता है आपका इज। अब यदि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में इज आएगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में आएगा आर। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में आता है वाज, WAS, वाज। क्या आता है वाज। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में आएगा वर। क्या आएगा वर। ठीक, यदि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में आएगा आपका डज, DOES, डज, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में भी आएगा आपका डू आएगा। यदि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में आएगा हैज, क्या आएगा हैज, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में आएगा आपका हैव। ठीक, क्या आएगा हैव। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तो आपने डू का मतलब करना बताया, और वापस से आप डू का मतलब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी बता रहे हैं कि डू एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं। डू जो है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी होती है, और डू एक मेन वर्ब भी होती है। डज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी होती है, डज एक मेन वर्ब भी होती है। कैसे, मैं समझाता हूँ। मान लो मैंने जैसे बोला कि मैं करता हूँ मतलब आई डू। ठीक, आप करते हैं मतलब यू डू। हम कुछ करते हैं मतलब वी डू समथिंग। आप कुछ करते हैं यू डू समथिंग। आपको कुछ करना चाहिए मतलब यू शुड डू समथिंग। हमें कुछ करना चाहिए मतलब वी शुड डू समथिंग। मुझे कुछ करना चाहिए मतलब आई शुड डू समथिंग। ठीक, तो यहाँ पर डू क्या है
यहाँ पर डू मेन वर्ब का काम कर रही है, ठीक, लेकिन डू अपने आप में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी है। ओके, देखते हैं आगे हम। तो इस प्रकार से हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को समझा और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को समझा। ओके, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को। अब इनका यूज कैसे होता है, इनको अप्लाई कहाँ पर करना है, वो बातें हम समझते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि इज जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है, मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा, इंदौर इज अ नाइस सिटी। इंदौर इज अ नाइस सिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंदौर एक नाइस सिटी है, इंदौर एक अच्छा शहर है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप, इंदौर क्या है हमारा, इंदौर है हमारा सिंगुलर नाउन। क्या है, सिंगुलर नाउन। इज क्या है, अभी मैंने आपको बताया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सिटी क्या है, सिटी भी अपने आप में क्या है, सिंगुलर नाउन, ठीक। मैं वापस से वही कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ कि यदि इंदौर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक। और यदि इंदौर के साथ में इंदौर और भोपाल लिखा है, मतलब जैसे लिखा है इंदौर एंड भोपाल, मतलब इंदौर और भोपाल, ठीक है। मुंबई एंड दिल्ली, मतलब मुंबई और दिल्ली, तो प्लूरल नाउन बन जाएगी। यहाँ पर इंदौर ओनली क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अब आपको एक कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ कि हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। कैसे, देखिए आप, जैसे यहाँ पर हमने लिखा इंदौर इज अ नाइस सिटी, तो इज क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इंदौर क्या है, सिंगुलर नाउन। अब देखिए आप, मैंने लिखा इंदौर एंड भोपाल, इंदौर एंड भोपाल आर, इंदौर एंड भोपाल आर नाइस सिटीज, आर नाइस सिटीज, मतलब इंदौर और भोपाल अच्छे शहर है, ठीक। तो देखो, इंदौर एंड भोपाल क्या है, ये हो गई आपकी प्लूरल नाउन। क्या है, प्लूरल नाउन। आर क्या है, आर है आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और सिटीज क्या है, सिटीज है आपका प्लूरल नाउन, सिटीज आपका प्लूरल नाउन। तो कुल मिलाकर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। दोनों एग्जाम्पल आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं, अब समझ जाइए। आगे मैं बात करता हूं, ये तो हमने समझा इज और आर का यूज, ठीक। अब हम समझते हैं वाज और वर का यूज। जैसे मान लो मैंने बोला, जैसे मान लो आपसे मैंने बोला अरविंद वाज गोइंग देयर। इसका मतलब क्या होगा, अरविंद वहां जा रहा था। क्या कर रहा था, अरविंद वहां जा रहा था। अरविंद लिखा है तो अरविंद सिंगुलर नाउन है। वाज क्या है, वाज जो है आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक। गोइंग जो है, गो के एंड में आईएनजी लगा, मतलब गोइंग है। अब वाज है तो वाज के बाद में गोइंग आ गया, मतलब ये हुआ कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक। और देयर लिखा है, देयर का मतलब होता है वहां। क्या होता है, वहां। और देयर का यूज किया जाता है किसी प्लेस को डिनोट करने के लिए, मतलब किसी जगह के बारे में बात करने के लिए, ठीक। जैसे मान लो आप बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग देयर, मतलब मैं वहां जा रहा हूं। आई एम लिविंग देयर, मतलब मैं वहां रह रहा हूं, ठीक। दे गो देयर, मतलब वे वहां जाते हैं, ठीक। वी गो देयर, हम वहां जाते हैं, ठीक। सर गोज देयर, मतलब सर वहां जाते हैं। तो ओवरऑल वहां का मतलब देयर, ठीक है ना, THERE देयर मतलब वहां। अब ये तो हो वाज का यूज। अरविंद सिंगुलर नाउन है तो वाज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, सीधी सी बात। यदि मैंने लिखा अरविंद एंड पंकज,
अरविंद एंड पंकज वर, अरविंद एंड पंकज वर गोइंग देयर। ठीक, तो यहाँ पर देखो आप, अरविंद एंड पंकज है ना, दो नाम है, दो व्यक्तियों के नाम है। अब सीधी सी बात है कि यदि दो लड़कों के नाम है, दो व्यक्तियों के नाम है, तो प्लूरल नाउन है, बहुवचन संज्ञा है, तो ये बन गई आपकी प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ में आपको यूज करना है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। किसका? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। ठीक, तो इस प्रकार से हमने वाज और वर का यूज भी एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया। ओरली तो हमने कई सारे एग्जाम्पल्स ले लिए मौखिक रूप से तो, लेकिन लिखित में हमने जैसे एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिए है। इसके बाद हम बात करते हैं हैज हैव की। जैसे आपको मैंने बताया कि हैज जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, हैव जो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। समझिए कैसे। जैसे मैंने लिखा सी हैज, मैंने लिखा यहाँ पर सी हैज आ कार, सी हैज आ कार, मतलब उसके पास एक कार है। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही? किसी लड़की की बात हो रही। क्लियर, मैंने आपको बताया कि सी का मतलब वहाँ होता है और वहाँ यानी कि एक लड़की। ठीक, शी, तो सी हैज आ कार मतलब उसके पास एक कार है। मैं बोल सकता हूँ सी हैज आ कंप्यूटर, उसके पास एक कंप्यूटर है। सी हैज आ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है। सी हैज आ पेन, उसके पास एक पेन है। सी हैज आ बिग बिल्डिंग, मतलब उसके पास एक बड़ा मकान है, बड़ा भवन है। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि सी के साथ में हैज का यूज होगा। अब आप समझ ही गए होंगे, सी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब ठीक एक वचन करता है, और हैज जो है ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। कुछ भी नहीं है साथियों, पूरी इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी नहीं है, केवल इतना है, एक कॉन्सेप्ट आपका चलता है, और वो ये है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये सारी ही हेल्पिंग वर्ब को कवर करता है। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक, जितनी भी सिंगुलर नाउन होती है, जितनी भी प्लूरल नाउन होती है, मतलब नाउन का, प्रोनाउन का और हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का, इन चारों का बहुत तगड़ा कनेक्शन है। ठीक, इस बात को आपको समझना है, और ये हमको बहुत काम आने वाला है आगे। जैसे मैंने बोला कि सी हैज अ कार, मतलब उसके पास एक कार है। मैं बोल देता हूँ ही हैज, ठीक, ही हैज अ मोबाइल, ही हैज अ मोबाइल, मतलब उसके पास एक मोबाइल है। अब यहाँ पर मैंने ही लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? किसी लड़के की बात हो रही। ठीक, मैंने बोला रोहित हैज अ कार, मतलब रोहित के पास एक कार है। ठीक, मैंने बोला रोहित हैज अ बुक, मतलब रोहित के पास एक किताब है। तो इस प्रकार से ये सारे सब सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इनके साथ यूज हो रही है सभी सेंटेंस में जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ओके, इसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ हैज का हैव होता है। जैसे मान लो हैज जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो हैव जो है आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मैंने बोला जैसे वी हैव आ कार, मतलब हमारे पास एक कार है। तो यहाँ पर एक की बात नहीं हो रही, मोर देन वन, एक से ज़्यादा की बात हो रही। वी हैव अ कार मतलब हमारे पास एक कार है। यहाँ पर केवल सिंगल पर्सन की बात नहीं हो रही, हम बहुत सारे, हम लिखा है ना, वी लिखा है ना, मतलब बहुत सारे। जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। तो क्या भारत में कोई एक व्यक्ति रहता है क्या? नहीं, बहुत सारे व्यक्ति रहते, बहुत सारे लोग रहते, इसलिए हम वी को प्लूरल मानते हैं। तो वी हैव अ कार है ना, हमारे पास एक कार है। वी हैव अ कंप्यूटर, हमारे पास एक कंप्यूटर है। वी हैव अ पेन, हमारे पास एक पेन है। ठीक, इस प्रकार से आपको वी का यूज भी हैव का यूज भी समझना है। ठीक, इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं दे का। मैंने बोला
they have a bike, मतलब उनके पास एक बाइक है। क्या है? बाइक है, मतलब गाड़ी है। ठीक, तो यहाँ पर दे क्या है? दे जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको अच्छे से पता है कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ओके, तो आज हमने काफ़ी कुछ समझा। हमने सब्जेक्ट के बारे में, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में यानी कि एकवचनकर्ता के बारे में, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के बारे में समझा। इसके बाद में हमने मेन वर्ब के बारे में समझा। इसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझा कि कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हमारी मेन वर्ब्स के पांचों फॉर्म्स को हमने समझा, पांचों अवस्थाओं को हमने समझा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, इनका यूज़ कैसे किया जाता है, इनको अप्लाई कहाँ किया जाता है सेंटेंस में। ये सारी चीज़ें हमने आज के इस वीडियो सेशन में समझी है। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि जितना, जैसे कि हमारा एक प्लान है कि हम स्पोकन इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ को अब कंटिन्यू करने वाले हैं, तो अब जितने भी वीडियोस आपके सामने आएंगे वन बाय वन, जैसे कि मैंने आपको इन दोनों वीडियोस में पूरा बेस समझा दिया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये पूरे, मैं यदि कहूँ कि जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं सारी टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, जितने भी टेंस है, जितने भी, मतलब ओवरऑल 12 टेंस होते हैं, तो जितने भी टेंस के अंतर्गत सेंटेंस बनते हैं उन सब में हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब का, सब्जेक्ट का एंड ऑब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कुल मिलाकर ये बेस है पूरा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर सेंटेंसेस बनेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो सेशन में आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हुई होगी। आपसे मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल GS जीनियस एकेडमी को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएट करें, क्योंकि साथियों आपके अप्रिसिएशन से ही हमें एनर्जी मिलती है, हमें जुनून मिलता है, उत्साह मिलता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।